नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। क्या अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST में आरक्षण का फायदा उठा सके लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर निकल जाना चाहिए ताकि ज्यादा पिछड़े और जरूरतमंदों को उसका फायदा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को यह सवाल खड़ा किया। इस केस पर आज भी सुनवाई जारी रही। दरअसल ये मसला बहुत जटिल भी है और संवेदनशील भी। सदियों से समाज के हाशिए पर रहे समुदायों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए, जिनमें से एक आरक्षण का भी है। मोटे तौर पर फिलहाल आरक्षण का प्रावधान इस तरीके से है। आजादी के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत आरक्षण के दायरे में लाया गया। अनुसूचित जातियों को 15% और अनुसूचित जनजातियों को 7.5% आरक्षण दिया गया। 1991 में मंडल कमीशन की सिफारिश पर अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBC समुदाय को 27% का आरक्षण दे दिया गया। इसके अलावा संविधान के 124वें संशोधन के जरिए आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को भी 10% आरक्षण दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की इस व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन समाज में ऐतिहासिक तौर पर रही गैर बराबरी को खत्म करने के लिए बनी आरक्षण की व्यवस्था पर उठने वाला हर सवाल खारिज होता रहा। लेकिन इन दिनों इस मसले के एक महत्वपूर्ण पहलू पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी 7 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथाल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी ही एक पुरानी बेंच का फैसला है। EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि अनुसूचित जातियां यानी SC होमोजीनियस क्लासेस यानी सजातीय वर्ग हैं, इसीलिए उनका उपवर्गीकरण उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यह फैसला बाद में तब सुर्खियों में आया जब पंजाब में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून 2006 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2010 में खारिज कर दिया था। पंजाब के उस कानून के तहत अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग को राज्य की सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसमें वाल्मीकि और मजहबी सिखों को प्राथमिकता दी गई थी, यानी वर्गीकरण कर दिया गया था। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चेन्नैया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 2010 में इस पंजाब सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। पंजाब सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि चेन्नैया केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 2020 में कहा कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का विचार हमेशा के लिए नहीं रखा था। एक और आरक्षण का फायदा लेकर जो आगे बढ़ गए हैं उन्हें अलग नहीं किया गया है। दूसरी ओर अगर उपवर्गीकरण की इजाजत नहीं दी गई तो इससे समानता के अधिकार की हार होगी, क्योंकि इसमें गैर बराबर लोगों को बराबर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ अब इसी मसले पर आगे की सुनवाई कर रही है। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रमनाथ ने पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल की दलीलों के बाद टिप्पणी की और कहा कि आपके मुताबिक एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर किया है, वो अब उनमें आगे बढ़ चुकी हैं, उन्हें अब उससे बाहर आ जाना चाहिए और सामान्य जातियों के साथ प्रतियोगिता करनी चाहिए। वो यहाँ क्यों रहें? वो बाकियों को आरक्षण दें जो पिछड़ों में भी अभी भी पिछड़े रह गए हैं। एक बार आप आरक्षण के मूल मकसद को हासिल कर लेते हैं तो आपको आरक्षण से बाहर आ जाना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ की टिप्पणी के बाद जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर एक विशेष पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां बेहतर स्थिति और बराबरी पर पहुंच चुकी हैं तो उन्हें आरक्षण से बाहर आ जाना चाहिए। हालांकि यह संसद को तय करना है, लेकिन क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला कर रहे हैं, इसीलिए सबको इस पर विचार करना चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति IPS बन जाता है
एक बार वो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बन जाता है तो उसके बच्चों को वो नुकसान नहीं झेलने पड़ते जो उसी वर्ग के, गांव में रहने वाले, पिछड़े इलाकों में रहने वाले उसी समाज के लोगों को झेलने पड़ते हैं। लेकिन आरक्षण के प्रावधान के तहत जिन्हें फायदा मिल चुका है उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी को भी आरक्षण मिलता रहता है, क्योंकि संविधान इस मामले में बिल्कुल चुप है। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने दलील दी, अगर पिछड़ों में ज्यादा पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान नहीं बनाए गए तो एक विशिष्ट वर्ग में आरक्षण के फायदे कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन गहरी कानूनी दलीलों के बीच चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एकमात्र सवाल यह है कि क्या पिछड़ों में फायदा ले चुके लोगों को आरक्षण से बाहर करना उस मानदंड के हिसाब से न्यायोचित नहीं होगा जो मानदंड हमने पिछड़ों बनाम अगड़ों के संदर्भ में रखे हैं। क्या राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं आपके समुदाय को अनुसूचित जाति से नहीं हटा रहा हूं जिसे राष्ट्रपति ने तय किया है, लेकिन उन समुदायों के अंदर में अब वर्गीकरण करने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ समुदाय ज्यादा पिछड़े हैं, इसीलिए व्यापक समानता के आधार पर उन्हें सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, उन्हें आगे लाने की जिम्मेदारी समाज की है। संक्षेप में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह सवाल उठा है कि क्या आरक्षण की हकदार पिछड़ी जातियों में से उन लोगों को अब आरक्षण के दायरे से बाहर आ जाना चाहिए जिन्हें इसका फायदा मिल चुका है, ताकि पिछड़ी जातियों में जो ज्यादा पिछड़े हैं उनको फायदा मिलने का रास्ता साफ हो सके। सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस बहस पर हमने दलित अधिकार कार्यकर्ता उदित राज से बातचीत की। देखिए भाई, सबका कैटेगराइजेशन कर लीजिए या न करिए, मैं तो कैटेगराइजेशन के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह कहा कि जो निजीकरण हो रहा है, 30 लाख नौकरियां अभी खाली पड़ी हुई हैं, इन्हें भरा जाना चाहिए। मान लीजिए कैटेगराइजेशन हो गया, लेकिन जब निजीकरण हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम ला दिया जाएगा और डिपार्टमेंट को बेच दिया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो कैटेगराइजेशन करने के बाद में भी ईच कैटेगरी को मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब तरीके हैं आरक्षण खत्म करने का। और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी को इनका देश के शासन प्रशासन से इनको हटाने का या कम करने का ये सब तमाम षड्यंत्र हैं और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टडीज भी इस तरह से की गई है कि जहाँ आरक्षित लोग ज्यादा है विभाग में, वहां पर बेहतर काम किए गए हैं। शुरू में जरूर होता है, बैकग्राउंड की वजह से शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है तो पिछड़ेपन होता है, उसके बाद में जब जॉब में आ जाते हैं तो बेहतर करते हैं। तो देखिए, परफॉर्मेंस के लिए केवल रट्टाबाजी ही जरूरी नहीं है कि रट्टा मार करके एक आध दो प्रश्न ज्यादा अच्छा कर लिया। इस देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। देखिए भाई, सबका कैटेगराइजेशन कर लीजिए या न करिए, मैं तो कैटेगराइजेशन के पक्ष में नहीं हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में इंटरव्यू बोर्ड अलग बनाए गए हैं, SC/ST के, OBC के, लेकिन रिटन मार्क्स में 1% का फर्क है OBC और जनरल कैटेगरी का, लेकिन इंटरव्यू में 5% का फर्क कर देते हैं। और SC का रिटन मार्क्स 2% और जनरल कैटेगरी में फर्क है, लेकिन 8% डाउन कर देते हैं इंटरव्यू में। तो ये प्रोटेक्शन है ये, वरना तो ऊपर तो कोई पहुंचेगा ही नहीं, कंप्यूटर लोग नहीं पहुंचेंगे। आखिर में जो IAS का, IRS का, IPS का या डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे हैं वो बेटर एजुकेशन पाएंगे तो IIT में जा सकते हैं, कॉम्पिटेंट कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। तो एक तरह से एक षड्यंत्र है यह कह करके अरे जिनका उत्थान हो गया है उन्हें नहीं मिलना चाहिए, तो यह कहना भी गलत है। सामाजिक रूप से उनकी कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं। आरक्षण की बहस बड़ी भी है, संवेदनशील भी है और जरूरी भी है। इसीलिए इस मुद्दे पर बात करने में इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील गीता लूथरा जी हैं। गीता जी, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए।
पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है, कितना ज़रूरी है ये कि जो लोगों को आरक्षण का फ़ायदा मिल गया है, जिनको सीधे तौर पर आरक्षण की वजह से वो सरकारी नौकरी पा चुके हैं, आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो ये कोर्ट्स ने ऑलरेडी ये तय किया है बहुत से केसेस में कि रिजर्वेशन क्या आपको प्रमोशन में भी मिलना चाहिए, इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक सर्वे होना चाहिए कि ये लोग एक बार एक सर्विस में घुस भी जाएं तो क्या उनकी प्रमोशनल एवेन्यूज उतनी हैं, या क्या उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मेरिट में प्रमोशन पा सकें, कि क्या उस मेरिट उस प्रमोशन में भी इनकी रिजर्वेशन का एक्सटेंट क्या होना चाहिए। इसलिए ये डिबेट हमेशा जारी रहेगी कि क्या मेरिट को आप महत्व देंगे, कि क्या आप अफर्मेटिव एक्शन को ज्यादा जोर देंगे, कि आप दोनों को बैलेंस करेंगे। और मुझे लगता है कि अब ऑलमोस्ट 80 साल 75 साल आने को हैं जब कि हमें इंडिपेंडेंस हो गई है और हमारा संविधान हो गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये रिजर्वेशन जो फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ पार्लियामेंट में थी, वो शुरू में 10 साल के लिए थी और वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि द बेसिस इज कि अभी हमने इतना अफर्मेटिव एक्शन नहीं किया कि इन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। आप जो बात कह रही हैं मैं समझ रहा हूं, दर्शक भी समझ रहे हो गीता जी, लेकिन मेरा सवाल, लेट मी रिपीट, अपना सवाल फिर से पूछता हूं। जिन लोगों को सीधे तौर पर आरक्षण का फ़ायदा मिल चुका है, जो आरक्षण की वजह से किसी सरकारी नौकरी को पा चुके हैं, क्या उनके परिवार में उनके बच्चों को या सेकंड जनरेशन को आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए? क्योंकि इसको लेकर संविधान में कुछ भी नहीं है, संविधान चुप है। आरक्षण मिल रहा है तो मिलता ही जा रहा है। वही बात सुप्रीम कोर्ट में जजेस साहब कह रहे हैं कि भाई एक परिवार के लोगों को बहुत कुछ मिल गया है और एक वर्ग ऐसा हो जा रहा है समाज में जो उस कैटेगरी में भी अपर क्लास पे आ गया है। क्या उसमें जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं वो उससे बाहर कर दिए जाएं? सो मेरा आंसर, स्ट्रेट आंसर है हाँ, उनको बाहर कर देना चाहिए। पर उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ, आई मीन द आंसर कैन नॉट बी अ प्लेन यस और अ प्लेन नो। ये बहुत ही एक मुश्किल सवाल है। इसमें आप ये कैसे डिटर्मिन करोगे कि ये लोग एक क्रीमी लेयर में आ गए हैं। सब कैटेगरी मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। आईएएस आईपीएस के लिए रिजर्वेशन एज अ स्पेशल सब कैटेगरी ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आप आईएएस आईपीएस में से इनको निकाल दें, डॉक्टर्स के बच्चों को कहें कि अब ये लोग बहुत क्वालिफाइड हो गए हैं, एक बार चांस मिला निकाल दीजिए। आप किसी और गवर्नमेंट जॉब्स में टीचर प्रोफेसर के बच्चों को कहो निकाल दो। तो इट्स बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप इसमें से क्रीमी लेयर किसको मानेंगे, किसको निकालेंगे। वन इज कि आप सब कैटेगरीज मत करिए, ये तो बहुत क्लियर है कि यू शुड नॉट हैव सब कैटेगरीज इन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। अब क्वेश्चन है कि आप अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आप ये सोचें आउट ऑफ द रिजर्वेशन, इफ यू कॉल दैट रिजर्वेशन 100%, अगर स्टडीज की जाए तो 10-15% लोग ऐसे होंगे जिनको बार बार जनरेशन पर जनरेशन पे बेनिफिट मिली जा रहा है। पर शुड वी देन से कि इनको बहुत बेनिफिट मिल गया, अब ये इक्वल स्टेटस पे आ गए, अब इनको अफर्मेटिव एक्शन का राइट नहीं है,
Let's give affirmative action to that 90%. बहुत ही गीता जी, बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत ही उलझा हुआ मामला है। इसका रिप्रिकॉशन बहुत बड़ा है, पूरे देश पे हो रहा है। इसीलिए ये 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो इस गंभीर मसले पर विचार कर रही है, और इतना आसान नहीं है किसी भी तरफ आ जाना। इसका अगर यस करते हैं तो भी नुकसान है, और नो करते हैं तो उसके फायदे भी हैं। क्या करेंगे जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ और उनके साथ हिंदुस्तान के बड़े जज, उस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया गीता जी इस मामले को समझाने के लिए, बताने के लिए, वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के एक पहलू पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम बहस चल रही है। उधर आरक्षण के मुद्दे की गूंज आज राज्यसभा में भी सुनाई दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही आरक्षण विरोधी ठहरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू जी के एक पत्र का हवाला देते हुए ये बात कही और साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस का रवैया शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहा है। कांग्रेस ने इसका डटकर विरोध किया। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नई संसद के अंदर यह प्रधानमंत्री मोदी का शायद आखिरी भाषण रहा। ये भाषण आम चुनावों के लिहाज से भी देखा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की अभी तक की कामयाबियों का जमकर जिक्र किया और विपक्ष की तमाम कमियां भी गिनवाते रहे। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लंबी बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर क्या ही सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान, लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की। आवाज जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घटना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मुख्यमंत्रियों को लिखी एक चिट्ठी का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज आरक्षण की बात करती है, लेकिन वो शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। मेरे पास प्रमाण, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। प्रधानमंत्री का इशारा इसी हफ्ते रांची की एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा था
कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जाति आधारित गणना होगी और आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ थे। प्रधानमंत्री के इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य संसद में पेश किया है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि देश में आरक्षण व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही शुरू की गई। आरक्षण तो नेहरू जी के नेतृत्व में आया। अम्बेडकर जी की बात नेहरू जी ने मानी और एक छोटा से अनकॉन्टेक्चुअली पैराग्राफ निकाल के आप कुछ भी बता दो और उसको एक मनगढ़ंत कहानी के साथ प्रस्तुत कर दो। ये प्राइम मिनिस्टर की आदत है। आरक्षण का ऐसा है, सबको मालूम है कि नेहरू जी ने SC ST का रिजर्वेशन का विरोध किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत फोर्सफुली आरक्षण को संवैधानिक व्यवस्था बनाया। फिर बाद में जाकर के OBC का जो बात आए तो कांग्रेस पार्टी ने फिर OBC का खिलाफ में बहुत जोरदार विरोध किया और राजीव गांधी ने तो पार्लियामेंट में खड़ा करके OBC के खिलाफ में अपना जोरदार विरोध दर्ज कराया। ये दुनिया के सामने में, पार्लियामेंट में और देश के सामने में, पूरा सबके सामने में सबूत है। तो इसमें ये तो बहस का बात ही नहीं है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो भाजपा पर, जो NDA के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग दलित विरोधी हैं, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव याद कीजिए, पूरा चुनाव आरक्षण पर ही लड़ा गया। राजद और तमाम दलों ने उस वक्त यही भ्रम फैलाया कि बीजेपी आएगी तो ये लोग आरक्षण को ये लोग समाप्त कर देंगे। ऐसे में आप जवाब दें कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री की आरक्षण को लेकर ये सोच रही है। जाहिर है लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री के भाषण के राजनीतिक मायने हैं और उनके भाषण से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। इस बीच ये खबर भी आई कि यूपीए सरकार में अर्थव्यवस्था की हालत को सामने लाने के लिए मोदी सरकार कल संसद में श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर लेकर आ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया था और अब जानकारी मिल रही है कि कल ये व्हाइट पेपर सामने आ भी सकता है। मोदी सरकार लगातार यूपीए दौर की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े करते आई है। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के 3 बड़े वादों में से तीसरे वादे ने आज अपना पहला चरण पार कर लिया। समान नागरिक संहिता बिल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत से पास हो गया। राज्य विधानसभा में बिल पर 2 दिन चली बहस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबा जवाब दिया। कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश की कि यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। हम सब लोग जो आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आगे ये एक विधेयक के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं ना कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। यह बिल उसी एकता की बात करता है जिस एकता का नारा हम आज से नहीं, हमेशा से लगाते आए हैं। बिल समान नागरिक संहिता, इसीलिए इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होंगे। सरकार ने साफ कहा। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की तादाद राज्य की जनसंख्या का 4% है, यानी यह बिल उनकी विशिष्ट परंपराओं और प्रथाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा जो उनके पर्सनल लॉ से जुड़ी हुई है। इस बिल के कई खास पहलू हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है, जिसके लिए अब नियम कानून इस बिल में तय कर दिए गए हैं। इस बिल के तहत उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष और महिला को अपने इलाके के रजिस्ट्रार के तहत रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा, भले ही वो किसी भी राज्य के रहने वाले हों। इसकी प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इसके लिए दोनों को ही संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय में लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटमेंट जमा कराना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार एक संक्षिप्त जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले नाबालिग ना हो या पहले से शादीशुदा ना हो।
या पहले से किसी और लिव इन रिलेशनशिप में ना रहे हों। ऐसे जोड़े जो 1 महीने से ज्यादा समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों और उन्होंने स्टेटमेंट जमा ना कराया हो, उनके लिए दंड का प्रावधान है। उन्हें 3 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अगर कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप खत्म करता है तो उसे रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसकी भी लिखित जानकारी देनी होगी। सामान्य नागरिक संहिता बिल के इस पहलू का विरोध होना भी शुरू हो गया है और इसे निजता और मौलिक अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। इसे मॉरल पुलिसिंग बताया जा रहा है। इस विरोध को देखकर लगता है कि बिल के लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बाद में बिल में जरूरत पड़ने पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। सर, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर जो है वो थोड़ा चर्चा जो है वो हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो है एक तरह से उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोले मॉरल पुलिसिंग है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी समझा कि इसे इंक्लूड किया जाए यूसीसी में? देखिए, हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बहुत ही हमने केवल और केवल उनके हितों के लिए, उनकी माता पिताओं की चिंता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इसका प्रावधान किया है। और हमारा ये काम भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के साथ घटनाएं हो जाती हैं, बाद में जो है माँ बाप को भी उन कष्टों का सामना करना पड़ता है, उनको उन कष्टों का, दुखों का सामना न करना पड़े, कोई अनहोनी न हो, इसलिए उनकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। इसलिए हमने किया है और ये हमने शुरुआत की है देवभूमि में, और जो भी आगे निकट भविष्य में और जो भी अच्छा कानून में कुछ सम्मिलित करना होगा वो भी हम आगे करेंगे। ये यूसीसी बिल बहुविवाह, हलाला, इद्दत, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर भी पाबंदी लगाता है। इस बिल में शादी की शर्तें तय कर दी गई हैं, जैसे शादी करने जा रहे जोड़े में से किसी का भी कोई जीवन साथी पहले से ना हो। ऐसा द्विविवाह या बहुविवाह की प्रथा को रोकने के लिए किया गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं तो शादी शून्य मानी जाएगी। शादी करने वाला पुरुष 21 साल और महिला 18 साल से कम की ना हो। तलाक के लिए भी एक ही कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का भी एक ही नियम होगा। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता बिल लड़कियों के अधिकारों को लेकर पूरी तरीके से सजग दिखता है। इस बिल में संतानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है और उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति पर लड़के और लड़की का समान अधिकार बताया गया है। इस बिल के विधानसभा में पास होने के बाद आज़ादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। इसके बाद गुजरात और असम भी इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। नई बनी राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने भी कल ही कहा कि वो भी अपने राज्य में ऐसा कानून जल्द लेकर आएंगे। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का बिल इन राज्यों के बिलों की भूमिका बनेगा और बाद में केंद्रीय स्तर पर भी बीजेपी के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। बीजेपी के तीनों कोर एजेंडे को पूरा करने की दिशा में इस बिल को उसका जो ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। धारा 370 को हटाया जा चुका है, राम मंदिर का वादा पूरा हो चुका है और अब यूसीसी की भी पहली सीढ़ी वो पार कर चुका है। पाकिस्तान अपने इतिहास की एक नई दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान में कल आम चुनाव है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 336 सीटों में से 266 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले पाकिस्तान की सियासत पूरी तरीके से मथ चुकी है। पाकिस्तान के पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान 4 मामलों में 34 साल जेल की सजा पाने के बाद जेल में बंद है, जबकि एक और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो कई मामलों में दोषी साबित होने के बाद अयोग्य करार दे दिए गए थे, देश से निकाल दिए गए थे, वो एक बार फिर पाकिस्तान की सत्ता में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ का चुनाव चिन्ह उससे छिन चुका है। इमरान चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिए गए हैं। उनकी पार्टी और उनके नेता अब अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव में मुख्य तौर पर पाकिस्तान की 2 मुख्य पार्टियां मैदान में रहेंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। दोनों ही पार्टियों ने इमरान खान को हटाने के बाद, आपको याद होगा, हाथ मिला लिया था और साथ साथ सरकार चलाई थी। और लेकिन अब चुनाव में फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और पाकिस्तान के इस चुनाव में आमने सामने की लड़ाई में है।
पकड़ने की खातिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पीठ में थप्पा लगवाना है। अपराधियों को दोबारा पाकिस्तान में नहीं आने देना। बुधवार को बलूचिस्तान 2 धमाकों से दहल गया। पहला धमाका पिशिन में एक निर्दलीय उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई और कई दर्जन घायल हुए। दूसरा धमाका किला सैफुल्ला जिले में हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए। पाकिस्तान में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को निशाना बनाकर अब तक 2 दर्जन से अधिक धमाके हो चुके हैं, जिस पर यूएन चिंता जता चुका है। बड़े पैमाने पर हिंसा का असर चुनाव नतीजों पर पड़ने की आशंका है। हम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं। हमने पाकिस्तान की सरकार से आग्रह किया है कि वो सबकी भागीदारी वाली और अर्थपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मूलभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये है असली कौम। इंशाअल्लाह आपके कंधे से कंधा मिला के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 4 साल बाद लंदन से लौटने वाले PMLN के नेता नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम मामले खत्म कर दिए गए और वे चौथी बार PM बनने की तैयारी में हैं। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी नजर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। और ये नौजवान 30 साल के कम उम्र वाले लड़के जो हैं, ये शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ के साथी बनेंगे और हमारे कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क की तामीर करेंगे। आसिफ तेरा, कादिर तेरा। 2 बार PMLN के साथ सत्ता का स्वाद चख चुकी PPP के युवा नेता बिलावल भुट्टो जरदारी PM बनने की उम्मीद जता रहे हैं। अपना वोट के जरिए ये ताकत दिलवा देते हैं कि कराची के 20 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवा दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे 5 साल के अंदर ही अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल देंगे। वहीं PTI के नेता इमरान खान जेल में बंद हैं। PTI का चुनाव चिन्ह बैट छीन लिया गया है, उसके मुख्यालय को भी कब्जे में ले लिया गया है। इमरान के उम्मीदवार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ने को मजबूर हैं। मैं आज भी अपना खान साहब के साथ खड़ा हूं, मैं कल भी खान साहब के साथ खड़ा था और मैं आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ अपना खड़ा हूंगा। आप सब भाइयों ने 8 फरवरी को अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए आपने और खान साहब की सपोर्ट में आप सब ने बाहर आना है, अपना कीमती वोट जो है हाँ जी कास्ट करना है और खान साहब को कामयाब करवाना है और सोफे को याद रखना है। हमारा इंतखाबी निशान सोफा है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 336 सीटें हैं। इनमें से 266 पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 60 सीटें महिलाओं और 10 सीटें गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित हैं। जिन 266 सीटों पर सीधे चुनाव हो रहा है, उनमें से पंजाब में 141, सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और संघीय क्षेत्र इस्लामाबाद में 3 सीटें हैं। यानी कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाकर जितनी सीटें होती हैं, उससे अधिक सीटें अकेले पंजाब में हैं। इसलिए कहा जाता है कि पंजाब जीतने वाला पाकिस्तान जीतता है। पाकिस्तान के 12 करोड़ 80 लाख वोटरों में से 44% 35 साल से कम के हैं। इन युवा वोटरों का रुझान अभी भी इमरान खान की तरफ बताया जा रहा है, लेकिन वक्त का पहिया घूम गया लगता है। 2018 में इमरान खान जब PM बने तो कहा गया कि सेना के समर्थन से बने हैं।
अब वही इमरान खान आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने नवाज शरीफ को पीएम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। 2018 के चुनाव में जब इमरान खान चुनकर सत्ता में आए तो इसका श्रेय बहुत हद तक पाकिस्तान की सेना को दिया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान की सेना का इमरान से मोह भंग हो गया क्योंकि इमरान ने सेना की सुननी बंद कर दी। लिहाजा 2022 में उनकी सत्ता तो गई ही, खुद जेल में हैं और चुनाव से पहले उनके हाथ से बल्ला भी चला गया। दरअसल अब कालचक्र घूम गया है, दोस्त दुश्मन बन गए हैं और पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं। लेकिन सवाल है कि इस चुनाव में क्या नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत का खुला हाथ मिलेगा या उनकी सरकार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसी किसी पार्टी के समर्थन के तीर पर टिकना होगा, और क्या वे पाकिस्तान की सत्ता में पाकिस्तान की सेना के हाथों पिंजरे का शेर बनने को मजबूर होंगे या फिर पाकिस्तान की राजनीति में सेना के दखल के खिलाफ जैसा पहले दमखम दिखाया था वैसा ही दिखाने को आजाद होंगे। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।